क्लास 10th टर्म 2 की एक नई चैप्टर, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। अब आपके सामने लेकर के आ गए हैं और इसका महत्व न सिर्फ आपके क्लास 10th के एग्जाम में है, बल्कि इन फ्यूचर भविष्य में भी जब आप किसी भी और सब्जेक्ट से पढ़ेंगे, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज कुछ भी हो, तो ये जो चैप्टर है इससे जो आपको नॉलेज मिलेगा ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है। चैप्टर का शीर्षक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज का मतलब होता है कारखाने, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब बनाने वाले। इस समय आपके सामने ये जो पैनल दिख रहा है अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का हिस्सा है, ये कैमरा भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का हिस्सा है, ये कपड़ा भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का हिस्सा है। कुल मिलाकर के हम कहें तो हमारी दिनचर्या में 99% चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से मैन्युफैक्चर होकर के आती है। अब शीर्षक के हिसाब से यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप गए एक मेला में आपको पसंद आ गया, आपने दूर एक बड़ा चमकीला सा खिलौना देखा, उसमें बड़ी सी लाइट जल रही थी, बड़ा आपको अट्रैक्टिव लगा। आपने अपने पेरेंट्स से जिद की कि पापा मुझे ये खिलौना चाहिए। आप वो खिलौना लेकर के अपने घर आ गए, लेकिन आपके मन में प्रश्न ये उठना चाहिए था कि आपने उसके पास एक था, खरीद लिया। अगर वो चीज़ अगर 10 लोगों को पसंद आती तो वो 10 लोग वो चीज़ें कहाँ से लेते? तो इसका जवाब है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का सीधा फंडा होता है डिमांड के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को बनाती हैं और फिर मार्केट में उसको प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होता है। कुल मिलाकर के अगर मैथमेटिकल भाषा में कहें तो डिमांड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्शन। अगर किसी चीज़ की डिमांड नहीं है तो उसका प्रोडक्शन भी नहीं है। एक छोटी सी कहानी देखिए। ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली हरीश वेंट टू अ मार्केट विद हिज पेरेंट्स। दिवाली के दिन हरीश अपने माता पिता के साथ गया। दे परचेज शूज एंड क्लॉथ्स फॉर हिम। उन्होंने उसके लिए कपड़े और जूते खरीदे। His mother purchased utensils, sugar, tea, diyas, everything, जो भी है, बर्तन खरीदा, दिया खरीदा, जूता, कपड़ा, जो भी चीनी, चाय पत्ती वगैरह। Harish observed that the shops in the market were flooded with items for sale. उसने बाजार में देखा कि बहुत एक दुकान जो था उसमें कई प्रकार की चीज़ें रखी हुई थी, अलग अलग, जैसे बर्तन रखे थे, जूता था, चप्पल था। हालांकि एक दुकान में सब कुछ पॉसिबल नहीं, शायद वो मॉल में गया होगा या लिखना भूल गए वो लोग। जहाँ भी वो गया वहाँ पर देखा फ्लडेड विथ मेनी आइटम्स, अर्थात फ्लडेड का मतलब बाढ़, यानी कि बाढ़ का मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब हज़ारों जूते, हज़ारों कपड़े, हज़ारों चीज़ें, मतलब एक इंसान के डिमांड से बहुत ज़्यादा। He wondered how so many items could be made in such large quantities. उसके दिमाग में आया कि इतनी सारी चीज़ें इतनी सारी क्वांटिटी में कैसी बन जाती होंगी। जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा कि आप गए मेले में, आपको खिलौना पसंद आया, लेकिन वही खिलौना ऐसे 10, 20, 50 लोगों को और पसंद आ गया, तो वो बच्चा जो एक खिलौना खरीद लिया, आगे के लोगों की डिमांड कैसे पूरी होगी? तो आप मेला में गए, आपको ऐसा लगा कि अरे यार ये तो बड़ा गजब का चीज़ है, कोई तो ऐसा जरूर होगा जो इसके मल्टीपल आइटम्स बनाता होगा, मल्टीपल क्वांटिटी में बनाता होगा, ताकि लोगों की डिमांड को पूरा किया जा सके। तो उसके फादर ने उसे एक्सप्लेन किया। इस फादर एक्सप्लेन दैट शूज, क्लॉथ, शुगर आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन्स इन लार्ज इंडस्ट्रीज। बेटे ये जो जूता, चप्पल, चीनी, कपड़े जो भी देख रहे हो बड़े बड़े कारखाने में बनाया जाता है। सम यूटेंसिल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन स्मॉल इंडस्ट्रीज। इनमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो छोटी छोटी इकाइयों में बनाई जाती है। व्हाइल आइटम्स लाइक दियाज आर मेड बाय इंडिविजुअल आर्टिशियंस इन हाउस होल्ड इन्वेंट्री। अर्थात कहने का मतलब है कि इसमें जो मिट्टी के दिए, कुल्हड़ और ये सब जो चीजें देख रहे हैं, ये एक कलाकार, एक जो भी होगा, इसका जो डिज़ाइनर होगा, इसको घर के स्तर पे बहुत स्मॉल स्केल में बनाता होगा और अपने आजीविका चलाता होगा। यानी कि इस एक पैराग्राफ में हमें ये क्लियर हो जाता है कि इंडस्ट्रीज के कई स्केल हो सकते हैं, जैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड इंडिविजुअल बेस्ड वर्क। यानी कि इन 4 तरीकों से चीज़ें हमारे पास पहुँचती हैं। अब एक तरफ तो आपके पास टॉप्स का एकदम खूबसूरत सा अचार पैक होकर के माधुरी दीक्षित ऐसे नाच चियार के भेज देती हैं, तो एक तो ये हो गया आपका अचार, बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा इस्तेमाल कर रही है। फिर यही अचार आपको छोटे स्केल पर या बड़े बड़े जो उद्योग मेला लगते हैं वहाँ पर भी आपको कई प्रकार के अचार मिल जाते हैं। और फिर लास्टली आपको एक बात मालूम होगा कि आपकी मम्मी भी हर सीजन में अचार जरूर बनाती है। तो ऐसे में अगर आपकी मम्मी का ये मोटिव होता कि मैं पूरे जिला को अचार दूंगी, तो वो घर से नहीं बना सकती थी। ऐसे में उनकी एक टीम होती और वो बहुत सारे लोगों के साथ मिल करके बहुत सारी चीज़ों का जुगाड़ करके उसको अच्छे से पैक करके लोगों तक पहुंचाने का काम करती। जब उनका ऑब्जेक्टिव बड़े मार्केट को टच करने का होता तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं कहलाता, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहलाता। कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि वो चीज़ें जिसकी डिमांड पूरे देश में हो, कभी स्मॉल स्केल में या इंडिविजुअल लेवल पे वो नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ठीक, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डू यू हैव सम आइडियाज अबाउट दिस इंडस्ट्रीज? आपको कुछ आइडिया है इसके विषय में? नहीं आइडिया है तभी ना पढ़ने आए हम लोग, आइडिया नहीं है, अब पढ़ेंगे। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग।
इसका सीधा सीधा देसी मतलब है कि कच्चा माल ले करके किसी चीज़ को एक आकार दे देना, यूजफुल बना देना, उसका बहुत मतलब की बना देना। अब जैसे कच्ची प्लास्टिक ले करके उसको मोल्डिंग करके उसको चेयर का रूप दे देना ताकि वो यूजफुल हो जाए, ये काम इंडस्ट्री का है। कोई बिखरी हुई चीज़ है, लोहा है, सोना है, अगर वो चीज़ किसी शेप में नहीं है तो उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन उस कच्ची चीज़ को लेकर के उस पर डिजाइनिंग करके घिस के पीट के उसको तपा के गला के उसको एक सोने का आभूषण बना देना, ये काम इंडस्ट्री का। अर्थात रॉ मटेरियल से किसी चीज़ को वैल्यूएबल बना देना। अभी हमने कहा ना, कच्चे आम की उतनी वैल्यू नहीं है जितना उस आम के अचार की है। तो कच्चे आम से उस अचार के बीज के बनने की जो लागत है, जो समय है, जो चीज़ें हैं, जो सोच है, जो विचार है, वही हमारे इंडस्ट्री कहलाती है। अर्थात कारखाना, जहाँ पे कई सारे लोग अपने एक समान ऑब्जेक्टिव को लेकर के किसी एक पर्टिकुलर दिशा में चलते हैं ताकि एक लार्ज स्केल लोगों को, लार्ज अमाउंट में लोगों को वो चीज़ प्रोड्यूस करके दी जा सके, उसे हम इंडस्ट्रीज कहते हैं। क्लियर है? ठीक, अगला पॉइंट देखिए। डू यू नो दैट पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, सुगर एंड सुगर फ्रॉम सुगर केन? क्या आप जानते हो कि ये जो गन्ना होता है उससे जो निकली हुई चीनी होती है और ये जो आपके सामने में लकड़ियां दिखाई गई हैं, ये दोनों चीजों के मिश्रण से आपका कागज बनता है। क्या आप जानते थे? नहीं जानते। और देखिए, पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, सुगर फ्रॉम सुगर केन। एक पॉइंट, वुड वुड वुड, ओह कोई प्रॉब्लम नहीं। डू यू नो दैट पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, सुगर फ्रॉम सुगर केन? अब आपको पता है कि पेपर जो है लकड़ी से बन रहा है और सुगर केन से आपका चीनी बन रहा है। क्या आपको पता है कि ये जो चीनी है ये सुगर केन से बनी है? और क्या ये जो पता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कागज चीनी से मिलके बना, ये दो पॉइंट्स है, आप उसको ध्यान से सुन ही नहीं रहे। अब ये चीनी सुगर केन से सुगर बना, आपके उस जानवर का चमड़ा जो आप किसी दुकान में जाते हैं मीट वगैरह खरीद के लाते हैं, हम लोग जिसे फेंक देते हैं, बाद में उसको लेदर इंडस्ट्री ले जाती है, यूजफुल उसका बेल्ट बनाती है, वॉलेट बनाती है, पर्स बनाती है, वो चीज़ हमारे लिए यूजलेस है, लेकिन एक इंडस्ट्री लगी हुई है। अब जैसे देखिए, इस कपड़े पे हम ध्यान से देखेंगे, अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमें थ्रेड्स नजर आएंगे। ये थ्रेड्स जो होते हैं ये फैब्रिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फैब्रिक। और ये छोटे छोटे थ्रेड्स जो होते हैं मल्टीपल फाइबर्स से मिलकर के बनते हैं, और ये फाइबर्स में भी मैनमेड भी हो सकते हैं या फिर नेचुरल हो सकते हैं, जैसे कॉटन और सिल्क की बात करें। वहीं पर जब नायलॉन रेयॉन की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल मेड है। राइट? क्लियर है पॉइंट? यानी कि कपड़े दोनों बना रहे हैं। अब एक आदमी जिसकी क्षमता नहीं है कि वो लिनन का शर्ट पहले 2000-4000 का कपड़ा उसका पड़ रहा है, तो वो आदमी भी अपने तन ढकने के लिए कपड़े का इस्तेमाल कर रहा है। तो साइंस ने क्या किया, थोड़ा सा एडवांस कर दिया टेक्नोलॉजी को। जहाँ पे हमें पता है कि नेचुरल रूप में एक मुर्गी हफ्ते महीने में एक आध अंडा देगी, तो हमने साइंस को डेवलप किया, हमने पोल्ट्री फार्म बनाया और जहाँ पे इंक्यूबेशन ज़बरदस्ती कराई जाती है। एक मुर्गी जो एक हफ्ते में एक अंडा दे सकती है, उसको मशीन से इतनी ज़्यादा गर्माहट दी जाती है कि उसका ओवुलेशन बढ़ जाता है, रेट ऑफ एग प्रोडक्शन उसका बढ़ जाता है। क्लियर? समझ रहे हैं हमारी बात को? तो यानी कि साइंस, हमारे हाथों में जो कला है उसको साइंस ने और निखारा। अगर ये साइंस नहीं होता तो हम कपड़ों का शायद इतना कलर नहीं देख पाते। आपने सुना होगा डाइंग, DYING, डाइंग मतलब कपड़ों का कलरिंग। नेचुरल रूप से उतने कपड़ों में कलर नहीं होते, ये डाई का नतीजा कि ये इस कलर का दिख रहा है, कोई कुछ कलर का दिख रहा है। तो ये पूरी इंडस्ट्रीज हैं लगी हुई हैं उसको कंप्लीट करने में। क्या आप जानते हैं कि सब यहाँ पे एक लाइन आ रहा है, आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन और, मतलब आयरन और स्टील को आयरन के ओर से बनाएगा। आयरन और आपको पता ही है, आयरन Fe की बात हो रही है। एंड एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, बॉक्साइट यानी कि उसका ओर है। ओर मतलब वो चीज़ जो धरती के रूप में, मिनरल्स के रूप में पाई जा रही है और उसमें से हम किसी तरह से साइंटिफिक प्रोसेस के जरिए जो यूजफुल चीज़ है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने साइंस में पढ़ा था, खाम खा कैल्सिनेशन, रोस्टिंग बताने की जरूरत नहीं है। तो एक जनरल सी चीज़ है कि एक पेड़ आपके सामने दिख रहा है, इस पेड़ से आपको डायरेक्ट क्या क्या यूज है? आप इस पेड़ से ऑक्सीजन ले रहे हैं, आप इस पेड़ से छांव ले रहे हैं, आप इस पेड़ का फल खा रहे हैं, आप इस पेड़ की लकड़ियों को जलावन के लिए यूज कर रहे हैं, आप इस पेड़ से तमाम वो सारी चीजें ले रहे हैं। और दूसरी तरफ इसका साइंटिफिक यूज क्या है? आप इस पेड़ को काट रहे हैं, उसकी लकड़ियों से टेबल बना रहे हैं, चेयर बना रहे हैं, बेड बना रहे हैं, गम बना रहे हैं, पेपर बना रहे हैं। आप समझ रहे हैं हमारी बात को? इंडस्ट्रीज किसी भी चीज को इंडस्ट्रियल नजरिए से देखेंगी और एक इंसान उसको अपने नजरिए से देखेगा। यानी कि ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारी सोच से ऊपर हट करके हमें उस चीज का जो दूसरा पहलू नहीं पता है वो हमें देने का काम करती है। जैसे कि अभी हमने कहा, एक लाइन लिखा था, डू यू नो द पेपर इज मेड फ्रॉम वुड। क्या आपको पता है कि जो हम कागज इस समय जिस कॉपी पे आप लिख रही है किसी लकड़ी से बना है? तो नहीं,
क्योंकि बच्चे जब नई नई क्लास में गए हैं, पहली बार पढ़े, 5, 6, 7 में पहली बार आपने जाना होगा कि जो पेपर जो होता है वो वुड की मदद से बनता है। उससे पहले तो आप नहीं जानते थे। अभी एक नर्सरी के बच्चे से पूछे कि बेटा ये पेज किस चीज़ से बना है, तो उसका जवाब होगा हमको क्या मालूम। तो एट द सेम टाइम ये अनुभवों से सीखने वाली बात है। अब देखिए इसका दूसरा पहलू देखिए, Do you also know that some types of cloths are manufactured from yarn, which itself is an industrial product? अभी मैंने रेयन की बात की, नायलॉन की बात की, ठीक। People employed in the secondary activities manufacture the primary materials into the finished good. अब यहाँ पर उसी इंडस्ट्री में दूसरे लेवल पे कुछ लोग खड़े हैं। अब एक आदमी जो है जो उस रॉ मटेरियल को लेगा और किसी ऑब्जेक्ट में उसको तराश करके निकालेगा और फिर मशीन उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, हाँ या ना? आप समझ रहे हैं ना, 100% मशीन यूज नहीं है। पहले कुछ चीज़ें हैं जिसको उस रॉ मटेरियल्स को लेकर के, अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपने अपने मशीन में आटा नहीं डाला, पानी नहीं डाला, आपने कहा हमारे पास एक मशीन है उसमें आटा अपने आप सना गया, रोटी खुद ब खुद भग भग फेंकने लगा उसमें से, ऐसा नहीं हो सकता। आप पहले हैंड से एफर्ट देते हैं, पहले आप शुरुआत करते हैं, लेकिन क्या वो अपने आप आटा बना रहा है? नहीं। तो फिर आटा के लिए भी आप उसमें गेहूं डाल रहे हैं, यानी कि मशीन पहले रॉ मटेरियल को ले रहा है, रॉ मटेरियल की शेपिंग कर रहा है, तब वो उसको किसी गुड्स में कन्वर्ट कर पा रहा है। यानी कि यहाँ पे जो लोग नौकरी में जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग उनमें से कोई उसमें से थ्रेड निकाल रहा है, कोई उसकी डाइंग कर रहा है। जैसे कि आपने एक 6-7 में एक चैप्टर था फाइबर टू फैब्रिक, उसमें आपने पढ़ा था कि इस वुल को जो कश्मीरी गोट जो होती हैं या पश्मीना जो भी होते हैं, तमाम जो भी आपने पढ़ा, अंगूरा गोट के विषय में पढ़ा है, तो उसे निकाला जाता है। कोई शेयरिंग करता है, कोई उसकी वॉशिंग करता है, कोई उसकी डाइंग करता है, आपने पढ़ा था ना। तो प्रोसेसिंग होती है, यानी कि यहाँ पर कुछ लोग लगे हों जो उस प्राइमरी मटेरियल को एक अच्छी रूप देने के लिए तैयार है। द वर्कर एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज, कार, ब्रूअरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेकरीज फॉल इनटू दिस कैटेगरी। यानी कि यहाँ पर आपके सामने वो वर्कर जो स्टील की फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, वो फैक्ट्री में जाते हैं, जाहिर सी बात है रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके स्टील बनाते हैं, उसको शिपिंग करते हैं, फिर उसी मशीन में डालते हैं। ग्लास वाले मशीन में आप अगर प्लेट को डाल देंगे, प्लेट मटेरियल, तो ग्लास नहीं बनेगा, प्लेट बन जाएगा। ऐसे में मशीन का आइडेंटिफिकेशन करना, प्रोसेसिंग करना, उसकी पैकिंग करना, उसको प्रॉपर शेप में ढालना, है ना। जैसे आप बाजार में जाते हैं, आप कहते हैं नहीं मुझे तो वाटर बॉटल चाहिए 1 लीटर का, कोई कहता नहीं हमें 500 ml चाहिए, कोई कहता है हमको हमारे भर का वाटर बॉटल चाहिए। तो ये सब कोई आदमी लगा होता है जो वहाँ पर तय करता है कि किसकी ज़रूरत कैसी, उस हिसाब से उसको वो चीज़ें उतने लीटर में मुहैया कराई जाती हैं। तो इसमें बेकरी वोकरी सब आप समझ में आ गया कि 10 रुपये का केक है, 100 रुपये का केक है। एक आध केक ऐसा कि उसको खरीदने में आप खुद वहीं रह जाएंगे, खाली केक लेके आएंगे, मतलब बिक जाएंगे। फोटो वाला केक गरीब आदमी केक नहीं है वो, मतलब हम लोग के लिए नहीं। सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, और कुछ लोग सर्विसेज प्रोवाइड करने में। फ्लिपकार्ट से हमने ऑर्डर किया रेफ्रिजरेटर, एग्जाम्पल दे रहे हैं बच्चों, मतलब लाइव वीडियो में भी। फ्लिपकार्ट से हमने ऑर्डर किया रेफ्रिजरेटर, फ्लिपकार्ट ने रेफ्रिजरेटर नहीं बनाया, उसने हमें सर्विस दी। क्या सर्विस दी कि कंपनी से उसने अटैच किया कि हमारा कस्टमर आ रहा है फलना कंपनी का, उसको फ्रिज चाहिए, हम तुमसे वो फ्रिज खरीद करके उस तक भेजेंगे और उस पैसे से हम दोनों के बीच का जो सेटलमेंट होगा वो हमारी कमाई होगी। तो कुछ लोग लगे हमें सेवाएं देने में, जैसे इस समय मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ। टीचिंग भी एक सर्विस इंडस्ट्री है, आपने मुझे फी पे किया, उसके बदले मैं यहाँ खड़ा हूँ और वाचना बाच रहा हूँ आपके सामने। बात समझ में आया? तो कुछ 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग जो बिहाइंड द कर्टेन्स हैं, यानी पर्दे के पीछे, वो लोग जिनका काम बड़ा सिंपल सा आपको दिख रहा है कि वो इंडस्ट्री में पीछे हैं, उनका काम आपको दिखेगा ही नहीं। जैसे आपसे कोई कहेगा कि भाई ये लोहा कहाँ गलाया जाता है, ये प्लास्टिक गलाया जाता है, आप नहीं जानेंगे। लेकिन आपसे पूछा जाएगा लोहे की कढ़ाई कहाँ मिलती है, तो आप फटाक से उठ के जाएंगे, बर्तन की दुकान पे खड़े हो जाएंगे। तो 2 तरह के लोग हो गए, एक प्रोडक्शन वाले और दूसरे सर्विसेज वाले। ठीक उसी तरह से जैसे जब फिल्म प्रोड्यूस होती है तो डायरेक्टर किसी को नहीं दिखता है, एक्टर नाचते कूदते दिख जाते हैं और फिल्म का एक्टर सारा क्रेडिट ले जाता है, ठीक है ना। ठीक उसी तरह से यहाँ पे ये 2 लोग हैं। Some people are employed in providing services. In this chapter, we are mainly concerned with the manufacturing industry, which fall in the secondary sector. प्राइमरी सेक्टर तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में वो चीजें होती है जो उपजाई जाती है। हमारे देश का प्राइमरी सेक्टर क्या है बच्चों? एग्रीकल्चर है। अब उससे जो चीजें हमारे पास आती है, हम जो रॉ मटेरियल तैयार करते हैं उसी को प्रोसेस करते हैं और बेचते हैं। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री मेजर्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी किसी भी देश का अगर डेवलपमेंट आपको चेक करना है तो कुल मिलाकर के कुछ मत करिए, उस देश की इंडस्ट्रीज के हालात देख लीजिए। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े कंट्रीज में बहुत सारे प्लांट होते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं। एक एरिया में आप चले जाएंगे तो 100-100 कारखाने दिख जाएंगे। वो विकास, क्योंकि 2 चीज़ें होंगी,
जहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज़्यादा होगी वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पे मैन पावर भी ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी एक इंडस्ट्री है, आप 100 पैकेट पापड़ बनाती है, 100 पैकेट, और आपकी एक इंडस्ट्री है जहाँ पर हर 1 घंटे में 100 पैकेट की डिमांड आती है, तो आप इनसे 100 टाइम तो वैसे ही बड़ी हो गई। क्लियर हो गया ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। इन्होंने जितना प्रोड्यूस किया उतना आपके हर घंटे की डिमांड है, तो आपके पास इनके बराबर 100 गुना टीम होगी, तब जाकर के आपकी ज़रूरत पूरी होगी। तो किसी देश में जब ज़्यादा इंडस्ट्रीज होती है तो वहाँ ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, जिससे उस देश का विकास होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, तभी उस देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। अब चलिए इधर के पैराग्राफ में आते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर, मेनली बिकॉज किसी भी देश में, किसी भी सेक्टर में, किसी भी एरिया में जो बनाने वाली इंडस्ट्री होती है उसको विकास की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, उस देश की विकास का बैकबोन माना जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। क्यों? पहला पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, they also reduce the heavy dependence of people on agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sectors। अर्थात अब यहाँ पे सीधे कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री न केवल हमारी मदद करती है हमारे कृषि को मॉडर्नाइज करने में। अर्थात वो दौर याद करिए कि जब बैलगाड़ी से लोग बैलों के जरिए खेतों को जोता करते थे, 1 बीघा जोतने में सुबह से शाम हो जाता था, प्लोइंग करना उनके लिए काफ़ी टफ होता था। आज मॉडर्न ज़माने में तमाम ट्रैक्टर वैक्टर इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, 1 बीघा 5 मिनट में बो के छोड़ दे रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि मैन पावर डिपेंडेंस खत्म हो गई। हम लोग 10 लोग लग करके खेत में कोई हाथ से इसे हचल हचल मुंह से खून फेंक देता था, नल चलाते चलाते, पानी भरते भरते हैं। आज आपके पास समरसेबल है, आज आपके पास ट्यूबवेल है, आप अपनी खेती नहीं अगल बगल के 10 खेतों को भर दे रहे हैं। तो तकनीक ने एग्रीकल्चर को आसान कर दिया। I mean to say that this technology, this development helped in our agriculture in modernizing as well as reducing the time as well as manpower। इन दोनों चीज को कम किया। अच्छा, इसके अलावा क्या किया? खेतों के लिए बैल की जरूरत थी, बैल को तो हमने बनाया नहीं, लेकिन खेतों के लिए अब जो ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल है तो वो ट्रैक्टर्स हम बनाते नहीं, वो इंडस्ट्रीज बनाती है। तो जिन इंडस्ट्रीज में वो ट्रैक्टर्स बनाए जा रहे हैं डेफिनेटली वहाँ पर लोगों की ज़रूरत होगी। इससे क्या होगा कि हम लोग जो मुख्य रूप से कृषि पर डिपेंड हैं, जैसे ही इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में भी डेवलपमेंट होगा, जिससे कि लोगों को रोजगार के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में भी नौकरी मिलने के चांसेस होंगे और डिपेंडेंस इस तरह से 100% एग्रीकल्चर से खत्म हो जाएगा। दूसरा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज प्री कंडीशन फॉर एरिडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। यानी कि हमारे देश से गरीबी को और बेरोजगारी को हटाने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। दिस वाज द मेन फिलॉसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया। यही मेन फिलॉसफी, यही मेन मनोविज्ञान था पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री और जॉइंट सेक्टर वेंचर्स के एक साथ जुड़ जाने का। It was also aimed at bringing down regional disparities। ये हमारे इसका एक और एम था कि हमारे देश में, हमारे समाज में ये जो रीजनल डिस्पैरिटीज, यानी कि आसाम का बंदा बिहार नहीं जा रहा, बिहार का बंदा बंगाल नहीं जा रहा, बंगाल का बंदा, तो ये एक रीजनल, जैसे हमें पता चला कि यार बगल के राज्य में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगी जहाँ हजारों लोगों की जरूरत है, हम बोरिया बिस्तरा उठाए चल दिए वहाँ के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें रोजी रोटी मिलेगी। तो ये रीजनल डिस्पैरिटी खत्म हुई, यानी कि एक प्रांतीय, एक आपस में जो भेदभाव था वो खत्म हुआ और कई प्रांत से लोग आ करके, जिस तरह से बच्चों आप इसका सरल एग्जांपल ये भी समझ सकते हैं कि आज कोटा है, दिल्ली है, वहाँ देश भर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, देश के कोने कोने से। क्यों? क्योंकि वहाँ शिक्षा ज़्यादा अच्छी मिल रही है, वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, वहाँ टीम का वर्क बहुत अच्छा है, रिजल्ट बेस्ड है। तो इसी प्रकार से जब इंडस्ट्री कहीं डेवलप होती है तो वहाँ पर लोगों का नज़र पड़ता है और अलग अलग दूर दूर से लोग वहाँ जा करके अपने लिए जॉब तलाशते हैं और अपनी लाइफ को सेटल करते हैं। It was also aimed at bringing down regional disparities by stabilizing industry in tribal and backward areas। और छोटे छोटे एरियाज में भी, वो एरिया जहाँ पे शिक्षा नहीं थी, जहाँ पे लोगों के लिए रोजगार नहीं था, जहाँ बैलगाड़ी चल रही थी, जहाँ पे शहर जाना सपना होता था, उस जगह पे भी जब इंडस्ट्रीज आ गई तो धीरे धीरे अगल बगल के लोग जो बड़े व्यापारी थे उनका नज़र उस मार्केट पे पड़ा कि हाँ यार यहाँ पे इंडस्ट्री है, यहाँ पे तो चाय की भी दुकान चाहिए, यहाँ रेस्टोरेंट भी चाहिए, यहाँ होटल भी चाहिए। तो धीरे धीरे एक इंडस्ट्री के पीछे बहुत सारी चीज़ें आई और वो जो छोटे छोटे एरिया थे जो लोगों की नज़र में नहीं थे, वहाँ का विकास होने लगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल सटिया, आप समझ रहे हैं।
एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड्स ट्रेड, मतलब जैसे ही हमने जो चीजें बनाई हम जब उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो इससे हमारा व्यापार बढ़ता है, ट्रेड हमारा बढ़ता है, कॉमर्स यानी कि वाणिज्यिक गतिविधियां बढ़ती हैं, ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज, अर्थात विदेश के जो मुद्रा है उसका एक्सचेंज बढ़ता है। यानी कि भाई एक बात समझिए कि मुझे सोना खरीदना है और किसी को काजू खरीदना है, अब मालूम है कि उस देश में केवल सोना है और मालूम है कि इस देश में केवल काजू है, तो हम दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा और इस एक्सचेंज में या तो सामान का एक्सचेंज होगा या हमारी करेंसीज का एक्सचेंज होगा। इस तरह से हम दोनों लोग एक दूसरे की करेंसी से भी अवगत होंगे और वहाँ की सर्विसेज से भी अवगत हो जाएंगे। Countries that transform their raw materials into a wide variety of furnished goods of higher values are prosperous। वो देश जहाँ पर अपने ही कच्चे माल को वो लोग ले करके उसको फिनिशिंग दे करके एक बहुत बढ़िया गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, वो देश ज़्यादा समृद्ध माने जाते हैं। India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industry as quickly as possible। अर्थात हमारे देश की जो समृद्धता है वो इस बात पर कहीं ना कहीं डिपेंड करती है कि हम जितनी जल्दी अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को और आगे बढ़ाएं और उनको डाइवर्सिफाई करें लोगों की। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, अर्थात कि यहाँ पे कृषि जो है और कारखाने जो हैं वो एक दूसरे के पूरक नहीं माने जाते, दे मूव हैंड इन हैंड, मतलब हाथों हाथ हो जाते। For instance, the agro industries in India have given a major boost to agriculture by raising its productivity। अर्थात वो इंडस्ट्री जिनका काम कृषि या कृषि से जुड़ी चीज़ों का है उन्होंने हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाने में बहुत बड़ा मदद किया। They depend on the latter for raw materials and sell their products such as irrigation pumps। वो किन किन चीज़ों को बना रहे हैं, जैसे कि हमारे पास इरिगेशन पंप है, फर्टिलाइजर बना के दे रहे हैं, इंसेक्टिसाइड है। इरिगेशन पंप यानी कि सिंचाई का पंप, फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक, इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशक, पेस्टिसाइड ये भी कीटनाशक हुआ, प्लास्टिक है, पीवीसी की पाइप है, सिंचाई के लिए पाइप की ज़रूरत पड़ेगी, मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, खेत में जगह जगह जाने के लिए वो छोटी छोटी टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें ये बनाते हैं और हमारे देश के किसानों को देते हैं, जिससे कि हमारी न सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बल्कि हमारा कृषि भी लोगों के नज़र में आता है कि हमारी प्रोडक्शन बढ़ रही है। द डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैज़ नॉट ओनली असिस्टेड एग्रीकल्चर इन इंक्रीजिंग their production but also make the production processes very efficient। अब ये सारी चीज़ों ने मिल करके न सिर्फ इसको इजी बनाया बल्कि समय से पहले चीज़ों को हमारे सामने लाने में, मतलब एफिशिएंटली किसी काम को करने में हमारी मदद की। जैसे कि पहले लोग धान को पीट पीट के मर जाते थे, तब जाके एक बोरा धान निकलता था। आजकल मशीन आया, इसे डाल दीजिए, अब हक से उधर से धान फेंक दे रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो एफिशिएंट हो गया वर्क। In the present day world of globalization, our industry needs to be more efficient and competitive। आज के वर्तमान दौर में वर्ल्ड में जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का एक मतलब पूरी दुनिया में हमारी इंडस्ट्रीज को और एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव होने की ज़रूरत है। इसको अगर हम बेस्ट एग्जांपल से बोलें तो बच्चों देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। विदेशों में गाड़ियाँ सस्ती हैं हमसे, अगर हम डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो वहाँ पे कार, एयर कंडीशंस यानी कि लग्जरियस लाइफ स्टाइल जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो हमारी कंट्री से बहुत कम रेट पे मिल जाती हैं। जबकि आप देश के दूसरे कोनों में, दूसरे विदेशों में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर के आपको मालूम पड़ता है कि ये चीज़ें या हमारे ही देश में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वो चीज़ें महंगी हैं और जो देश हमसे भी पिछड़ी हुई वहाँ और महंगी हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल में भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है। इसके लिए ज़रूरी है कि आज हमारे देश में हमारी इंडस्ट्रीज़ इतनी अपने आप को कॉम्पिटिटिव नेचर की बनाएं, दुनिया की तमाम इंडस्ट्रीज से टक्कर लें, उनसे कम समय में, उनसे सस्ते में, उनसे बढ़िया टेक्नोलॉजी पे वर्क करें। हम वीवो को भूल जाएंगे लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक ऐसी इंडस्ट्री हो जो उनके टेक्नोलॉजी से बेहतर टेक्नोलॉजी उनसे कम पैसे में हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमें मुहैया कराए। हम मजबूर हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के लिए। एक तरफ हमारा देश कहता है कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, लेकिन जब मेक इन इंडिया की बात आती है तो हमारे देश में चोरकटाई की इतनी ज़बरदस्त आदत लोगों को पड़ गई कि हर चीज़ में चोरी करते हैं। अगर 6000 में बनाने के लिए कह देंगे तो हो सकता है कि मोबाइल रहेगा लेकिन उसमें बैटरी ही नहीं देंगे। कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ लगा देंगे, जूता देंगे तो एक 8 नंबर दे देंगे, एक 9 नंबर दे देंगे कि ना आप पहन पाओ ना कोई दूसरा पहन पाए। ये देश की सबसे बड़ी कमी है और ये लाइन उस चीज़ को कह रहा है कि अगर आज हमें दुनिया के उस दौर से आगे बढ़ना है तो हमारी इंडस्ट्री को और ज़्यादा एफिशिएंट होना पड़ेगा और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज नॉट एनफ, मतलब अपने आप में आत्मनिर्भर रहना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है।
आवर मैन्युफैक्चर्ड गुड मस्ट बी एट पार इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट। हमारी बनाई गई चीज़ें इतनी क्वालिटी में हो कि दुनिया के तमाम चीज़ों से वो टक्कर ले सकें। जैसे आज हमारे यहाँ की कुछ कारें इंडिया की, जैसे टाटा हमारी, विदेशों में भी उसका डिमांड है, तो टाटा ने अपने आप को साबित किया है मॉडर्न मार्केट में, इंडियन मार्केट में रहते हुए उसने विदेशों के टक्कर की चीज़ें बनाई है ताकि दुनिया की नज़र उस पर पड़ी है। पहले कहाँ नज़र पड़ता था? पहले दुनिया की नज़र हम पर थी कि हम लोग बैलगाड़ी से घूमते, हम लोगों को कम से कम मोटरसाइकिल दो। पहले के समय को याद करें तो एको कंपनियाँ नहीं थी। पहली बार इंडिया में किसी ने हाथ डाला टू व्हीलर में तो बजाज जैसी कंपनी थी, रॉयल एनफील्ड, ये सब विदेश की थी। पहली बार बजाज आई कि लो भाई मोटरसाइकिल चलाओ। हम लोग और तमाम कंपनियों का नाम लेते हैं वो विदेशों से। तो आज बजाज हमको उतना सेटिस्फाई कर पा रही है कि हम किसी और अन्य कंपनी सुजुकी वगैरह पे हमारा दिमाग नहीं जा रहा, हालांकि लेते हैं हम सब कुछ है। अब रीज़न दो चीज़ें, वहाँ की इंडस्ट्रीज हमसे पहले ज़्यादा प्रोडक्शन करके मार्केट में भेज दे रही है। हमारे इंडिया की चीज़ हमें बड़ी पसंद आई, लेकिन हमारे खानदान में 100 लोग थे, अब 100 में से 90 लोगों को वही चीज़ चाहिए। अब तो आपसे में एक दूसरे का झोटा उठा उखाड़ के एक दो पड़ाका मार के कहीं भी उसको उठा के पटक के फेंक दो कि नहीं हम लेंगे। जैसे घरों में होता है, एक टीवी उसका एक रिमोट होगा ऑब्वियसली, और भाई बहन एक दूसरे पे विश्व युद्ध के कई चरण लड़ जाते हैं कि नहीं मेरा चैनल मेरा चैनल मेरा चैनल। चाइना ऐसा नहीं करता। चाइना एक ऐसी टेक्नोलॉजी ला देगा कि घर में अगर 10 मेंबर हैं तो कुछ फिंगर प्रिंट, कुछ आई कांटेक्ट, कुछ डाल करके कोई ऐसा ऐप डाल देगा कि सबके दिमाग दृष्टि से वो चलने लगेगा। तुम्हारे का कोई सवाल ही नहीं। यहाँ अगर आपसे टीवी गिर के फूट जाता है तो समझ लो आप उस दिन आपका आधा हत्या हो जाएगा आपके घर वालों के जरिए। वहाँ टीवी खुल जाएगा तो वहाँ के पेरेंट्स बोलेंगे देखो कैसे बना था, इससे सस्ता का जुगाड़ लगाओ कि अगली बार खरीदना ना पड़े। टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ साइंस का बच्चा कहता कि यार जो भी कहो कॉमर्स बड़ा अच्छा है, मज़ा आता है ना कॉमर्स का, अकाउंट थोड़ा हिसाब किताब सीखें। बायो में अगर हम लोगों को कॉमर्स ऐड करने का ऑप्शन मिलता तो कितना अच्छा रहता। किडनी का भी हिसाब किताब लगा लेते कि एक बेच के कितना पैसा मिला नहीं मिला। डॉक्टर हिसाब लगाते, हिसाब के लिए उनको अकाउंटेंट रखना पड़ता है, ये भी दिक्कत है। डॉक्टर किडनी की जगह कुछ भी लगा देते हैं, कैंची छोड़ देते हैं, तौलिया छोड़ देते हैं पेट। रीज़न क्या है कि हमारी एजुकेशन जो ये हमारे CBSE बोर्ड NCERT ये भी अपने आप में कमाल की चीज़ है। हम ये पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? हमें इंडस्ट्रीज़ के विषय में जानना था। दूसरा, इसमें 2 ऑब्जेक्टिव होगा। दूसरा बच्चा इसलिए पढ़ रहा है नंबर अच्छा लाना है। तीसरे बच्चे का एक ऑब्जेक्टिव होगा पास करना है। 3 बच्चा हो सकता है, एक ज्ञान के लिए, दूसरा अच्छे नंबर के लिए, और तीसरा पास होने के लिए। लेकिन इन तीनों में सबसे बढ़िया प्रायोरिटी किसकी थी? ज्ञान लेने के लिए। विदेशों की शिक्षा में ज्ञान लेने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए जगह इतना सारा है। हम लोगों के कोना में, कहीं कोना में एक तो इतना सा दे देगा, डू यू नो डू दिस, इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ कहीं एक कोना में लिख देगा डू यू नो। अरे का नो, चैप्टर वे खत्म हो गया, क्या नो। 10 पेज के बाद एक डू यू नो डाल देगा। वहाँ पे डू यू नो सबसे ज़्यादा रहेगा, कंटेंट कम रहेगा। वहाँ पे हर कदम पे आपको इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। आप विदेशों की शिक्षा की नीति देखिए, वहाँ की किताबों को देखिए, वहाँ के पैटर्न को पढ़िए। आप यूट्यूब और गूगल के जरिए आप सर्च करिए, दुनिया की तमाम जगहों पर ये सुविधा दी गई है कि बच्चा साइंस के साथ साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। वो लोग चाहते हैं कि बच्चे में सारा गुण हो। हमारे यहाँ मजबूरी है कि बायो लिए हो तो केमिस्ट्री फिजिक्स कौन लेगा मौसा, अच्छा ये दोनों ले लिए तो हिंदी इंग्लिश कौन लेगा, जबरदस्ती। बच्चा को अपना नाम इंग्लिश में स्पेलिंग देना नहीं आ रहा, लेकिन इंटर में उसको इंग्लिश लेना है, नहीं लेगा तो पास कैसे करेगा। अब वो जबरदस्ती इंग्लिश पढ़ेगा तो ही को सी भी बोल सकता है, आई को मी भी बोल देगा, मी को माई बोल देगा। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था इस इंडस्ट्रियल चैप्टर से अगर जोड़ करके हम लोग देखें तो हम लोगों को ये लगता है कि वी आर सेल्फ सफिशिएंट। हम जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया है। हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद पढ़ रहे हैं, वेदों की ज्ञाता है, अच्छी बात है, सब कुछ सही है। लेकिन फिर उन बच्चों का क्या जिसकी हिंदी बहुत कमज़ोर है, जिसे हिस्ट्री लेना था बायो के साथ, जिसका इंटरेस्ट देश के इतिहास में था, दुनिया के इतिहास में था, एट द सेम टाइम वो बॉडी को भी जानना चाहता था। ये सिस्टम क्यों नहीं है हमारे देश में? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या हम दुनिया के साथ विदेशों में भारत के बच्चे झंडा लहरा रहे हैं, ये बात हम कहते हैं? क्या भारत को ऐसी शिक्षा व्यवस्था दी गई कि हम दुनिया के सामने हम खुद एक रोल मॉडल होते कि हमारी शिक्षा की व्यवस्था ऐसी है? तो नहीं, जवाब नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारी इंडस्ट्री भी है। 4 तो कलम बना लेंगे, कहीं देखा पार्कर के दाग दे दिए हम तुरंत। अब पार्कर कहाँ है? पार्कर दिन भर में 4 लाख पेन बना रहा है। वो क्या करते हैं कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, दिमाग का इस्तेमाल करके चीज़ें इतनी प्रोड्यूस करते हैं कि डिमांड कम पड़ जाए लेकिन प्रोडक्शन कम ना पड़े। और हमारे देश का जस्ट उल्टा है। अबे हल्ला उठ जाएगा, नमक ब्लैक 200 रुपया किलो, नमक अभी भी 10 रुपया है। तब तक क्या करेंगे कि मार्केट में हो करके हल्ला उठा, सब घर से बोरा झोला उठाएंगे, पहुंच जाएंगे नमक की दुकान पर, नमक सारा खरीद लेंगे।
अब जेन्युइनली जिसको जरूरत थी नमक की, तो जब नमक का लिए तो उसको सही में 200 का मिलेगा। आप समझ रहे हैं हमारी बात को? हमारे देश में कंट्रोवर्सीज के जरिए बिजनेस किया जाएगा। प्याज परसों महंगा होने वाला है, आज ये हल्ला कर देंगे परसों प्याज 200 रुपये किलो होने वाला है। ठीक, आधा लोग जाकर के तुरंत 20, 25, 50, 100, 200 किलो प्याज खरीद के रख लेंगे। अब होगा क्या कि हमारी प्रोडक्शन तो उतनी थी नहीं, नतीजा की डिमांड बढ़ गई, अब प्रोडक्शन पड़ गया कम तो चीज़ें मिलेंगी ब्लैक में। तो इंडिया में इसीलिए ब्लैक मार्केटिंग बच्चों बढ़ता जा रहा है। तो ये लाइन वही बताने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया के साथ अगर कंपटीशन लेना है तो दुनिया की तरह जल्दी जल्दी चीज़ों को बनाओ और क्वालिटी भी दो, और साथ ही साथ कंपटीशन रखो कि अगर वो 10 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम 11 प्रोड्यूस करें। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बाद में फिर कहेंगे कि हमको किसान का बिजली का बिल माफ नहीं हुआ, हमारा लोन नहीं माफ हुआ। यहाँ के लोग रोड पे बैठ जाएंगे। जितने दिन भारत में किसानों ने आंदोलन किया, दुनिया में आज तक कोई ऐसा देश नहीं है जो इतना लंबा आंदोलन झेला हो, लगभग 1 साल तक। क्यों? कानून का किसी को समझ में है नहीं, कुछ कह देंगे, कोई मानेगा। अरे हम लोग कौन सा, अभी हमारी जमीन हमारी है। जब हमारी जमीन पे हर चीज़ हम विदेशों चीज़ों का यूज करके ही हम जब खेती कर रहे हैं तो कौन सी अपनी है? अगर एक किसान 10,000 रुपये लगा करके अपनी खेती नहीं कर सकता है और गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपको 10,000 रुपये जो आप कमा सकते थे हम आपको दे रहे हैं, दूसरा कोई करेगा तो प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास पैसे तो होंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है इस चीज़ के अभाव में हमारे देश के किसान प्रोडक्शन कम कर देंगे। प्रोडक्शन कम होगा तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा हमारा, और इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो जब इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो हमारी करेंसी की वैल्यू कम होगी। देखिए आप पढ़ क्या रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, किस चीज़ से पढ़ रहे हैं, क्या है ये? क्या है? ज्योग्राफी है, लेकिन इसमें इकोनॉमिक्स छिपा हुआ है। आप समझने की कोशिश करिए, इसमें इकोनॉमिक्स छिपा हुआ है। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर इंडस्ट्रीज में कंपटीशन की भावनाएं खत्म हो जाएंगी तो कभी भी हमारा देश, हमारे देश की जो करेंसी है उसकी वैल्यू कभी भी ऊपर नहीं उठेगी उसको। अच्छा, यही कारण हमारे देश में बेरोजगारी भी है। ये आपका एक, अब देखिए यहीं पे देखिए, ओनली देन वी विल बी एबल टू कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट। ये लाइन आप समझ गए होंगे। जब तक हम उनके लेवल पे आ करके चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं करेंगे तब तक हम उनसे लड़ने के लायक नहीं होंगे। आगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। अभी इन इंडस्ट्रीज का क्या इकोनॉमी में हेल्प है? बिल्कुल हेल्प है। ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स का मतलब 20 साल, द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज स्टैंडर्ड एट 17% ऑफ जीडीपी। यानी कि आज हमारे देश की जीडीपी का 17% कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज के हेल्प से। आउट ऑफ टोटल ऑफ 27% फॉर द इंडस्ट्री विच इंक्लूड 10% फॉर माइनिंग, वेयरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। अब इस 27% में 17% तो अकेला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ले जाता है, 10% में बाकी वो सारे सेक्टर हो गए, खोजना, छानना, निकालना, पीसना। यानी 27% में 17%, यानी कि इनके 10% में उनका 17% भारी पड़ गया। यानी कि कुल मिला करके आपने जमीन खोदी और जमीन के नीचे से आपने सोना निकाल लिया, लेकिन सोनार ही नहीं है आपके देश में, तो सोना का क्या होगा? लोढ़ा लेके कान में लटका के घूमोगे, लोढ़ा नहीं ना पहनोगे हैं? अगर जो ग्रेनाइट और मार्बल जिस रूप में मिलता है राजस्थान के पत्थरों में, क्या उसको कपार पे लाद के लाओगे आप? अपने घर में क्या 2-3 तो हिमालय बनाओगे, पहाड़ियों पर चढ़ के मम्मी को बुलाओगे खाना के लिए? उसको मशीन भी तो चाहिए कि काटो, प्लेन करो, बराबर करो, फिट करो, फर्श बनाओ, तो चाहिए ना भाई। तो कोई चीज़ मिल जाने से नहीं होता। जैसे आपको किताब मिल गई अभी बड़ी अच्छी सी किताब आपको मिल गई, तो आपकी पढ़ाई में किताब का कंट्रीब्यूशन 10% है, 90% कंट्रीब्यूशन आपका खुद का है, जो उस किताब को पलटेगा, उसके पेज को खोलेगा, उसको देखेगा, समझेगा, उससे कुछ बनने का प्रयास करेगा। वह किताब आपके जीवन में सिर्फ 10% है बच्चों, 90% आपका प्रयास होता है। जैसे बच्चे कहते हैं मैं कोटा गया डॉक्टर बन गया, मैं दिल्ली गया डॉक्टर बन गया। कोटा दिल्ली जाने से कोई डॉक्टर नहीं बना, फिर तो दिल्ली का हर बच्चा डॉक्टर होना चाहिए था, फिर वहां बेरोजगारी तो होनी नहीं चाहिए थी, फिर कोटा में हर आदमी डॉक्टर होता ना भाई। आपके लिए कोटा इज अ प्लेस कि जहां हम जाएंगे हम डॉक्टर बन जाएंगे। फिर जो कोटा में पैदा हुए वो क्या नहीं बन जा रहे? आप एम्स में डॉक्टर बनने का कल्पना करते हैं तो एम्स के बाहर में जाकर के देखिएगा चाय पकौड़ी का दुकान भी है, तो वो कौन चला रहा है? वो क्या नहीं डॉक्टर बन गया? रीजन क्या है? हम अपने मोटिव के हिसाब से जब चलते हैं तो चीज़ें हमें खुद ब खुद फेवर करने लगती है। एक पिक्चर में डायलॉग था कि किसी भी चीज़ को अगर पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। यानी इस चीज़ में जब आपका विल पावर है, जहां आपकी चाह है वहीं आपके लिए राह है। ठीक है बच्चों, यानी इस 27% में 10% ये सब था,
जिसमें पूरा गैस है, ये है, वो है, पूरा माइनिंग है, खोदाई वोदाई सब है, लेकिन इसके बाद मिला और उसको फिर हमने फिनिश किया। कोयले को तराश करके हमने हीरा निकाला। मैटर वो करता है 17% में, मैटर वो हीरा करता है। आप समझ गए बात को? अच्छा, आगे फिर देखिए, दिस इज मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज। कुछ अन्य इकोनॉमीज से अगर देखा जाए तो ये कुछ कम है। वेयर इट इज 25 to 35%, जहाँ पे ये 17 हम लोगों का, वहाँ पे उनका वो 25 से 35% है। यानी क्लियर बात है कि उनकी करेंसी हमसे मजबूत होगी। एशिया में तो अपना चाइना भी आता है ना, तो चाइना कितना आगे हमसे। मलेशिया देख लो, अरे जापान में कितना बार भूकंप आता है भाई। भूकंप तो उन लोगों के लिए दिवाली दशहरा की तरह है, नहीं आएगा तो सब खुदे हिलने लगेंगे कि फिर भूकंप आया, फिर भूकंप आया है। वो एक जीके में हम भी पढ़े थे, कभी साइंस टीचर है, जीके में पढ़े थे, कौन ऐसा देश है जो अपने आप छोटा हो रहा है, तो बाद में मालूम पड़ा जापान। थोड़ा जमीनियाँ खिसक जाती है, ऐसा वो छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है लेकिन बड़ा हो रहा है, तरक्की कर रहा है। टेक्नोलॉजी को वहाँ पे, तकनीक को महत्व दिया जा रहा है। यार पढ़ो, यार बनो, यार करो, वहाँ लगे हुए हैं लोग। यहाँ कुछ नहीं हो तो गया, इंटर पास कर गए, अब कितना पढ़ोगे, ये सिस्टम है। बढ़ने नहीं देते सब। 80 किलो का एक आदमी सर पे बैठ जाएगा, कहेगा BS ज़्यादा नहीं, अब नौकरी करो। ये देश का बड़ा सिस्टम खराब है, बहुत चिंता में। फिर आ गया एक चैप्टर चिंता देने वाला, द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड। अर्थात पिछले 10 सालों में ये जो ग्रोथ रेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का जो ट्रेंड का मतलब ग्राफ, वो देखते होंगे आप, हैज बीन अराउंड 7% पर एनम, यानी कि पिछले 10 सालों में 7% की वृद्धि देखी गई है। ठीक, हर साल 7% बढ़ रहा है। द डिजायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इज 12%, यानी कि आने वाली जो 10 साल होंगे उसमें ये ग्रोथ रेट हमें चाहिए 12, लेकिन है कितना, 7। कहाँ है, कहीं रोड पे बैठ जाएंगे झंडा लेकर के, वो पार्टी, साइकिल है, ये है, वो है, तमाम पार्टी लेकर बैठ जाएंगे। इस समय एक तरफ हम लोग को देखना चाहिए कि आज हमारे देश में नेताओं को ये सोचना चाहिए कि हम फ्री में आपको राशन देंगे, फ्री में आपको लैपटॉप देंगे, फ्री में टैबलेट देंगे। अरे एक लैपटॉप की इंडस्ट्री डाल दो हमारे शहर में, कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारा शहर हाईटेक होगा। साउथ इंडिया में वहाँ के सरकार, वहाँ के नेता ये सोचते हैं कि हम कौन सा कॉलेज डालें, कौन सी इंडस्ट्री डालें कि हमारे लोग संपन्न हों। हमारे यहाँ के लोग भीख मांगने पर लगे, चुनाव के नाम पे भीख मांगो, अब भीख दो। क्या भीख चाहिए, कर्जा माफ कर दो। बिजली फ्री चाहिए, अरे बिजली फ्री करेगा तो मौसा पैदा करेंगे। बिजली पैदा करने में कोयला नहीं खर्चा हो रहा है, देश का उसमें रिसोर्स नहीं जा रहा। हाँ, जो सरकार फ्री में बिजली देगी ना, वो सरकार बहुत अच्छी है, ताकि फिर 5 साल में जब जितना फ्री बिजली हम लोग जला लिए हैं, उसके बाद में जो दूसरी सरकार है ना, बिजली बिल का कर्जा भरते भरते बर्बाद हो जाए। अब आदमी लोग गरियाएंगे, ये सरकार अच्छी नहीं है। यही तो हुआ हमारे देश में पिछले 65 साल से है ही पंजा, यही तो किया है, यही किया है। सब चीज फ्री देते देते, रेलवे फ्री, जाकर ट्रेन में घुस जाओ जनरल में, टीटी खुद अपने आप को ऐसे पाता है, लेट्रिन के पास अटका रहेगा टीटी, वहीं से कहेगा चिल्ला के, ऐसे फेंक के मारेगा टोकन, रे टिकट दिखाओ, वो फिल्म का टिकट दिखा देगा, ठीक है बैठे रहो। ये हमारा देश है। गलती से अगर ट्रेन के बीचों बीच टीटी पहुंच गया, टीटी देखने के लिए, टिकट तो चारों ओर से, ऊपर से सीट में एक आदमी फंसा रहेगा, 2 सीट के नीचे से निकलेगा मुड़ी, क्या चाहिए रे, टिकट चाहिए का, अच्छा टिकट लगा लो। तब तक किसी को उसमें अगर टॉयलेट लग गया तो टीटी को एक पड़ाका मार के उसी की छाती पर लात रख करके सीधे टॉयलेट में कूद जाएगा। ये भारतीय रेल है। अब अगर यही मेट्रो होता है, या विदेश का जिससे मेट्रो जो आप देख रहे हैं, जो तमाम वहाँ का विदेश का बुलेट ट्रेन है, वहाँ पे एक चिप होता है, वो चिप में पैसा डालोगे तब ऐसे गेट खुलेगा, नहीं तो गेटवा में ऐसे मुड़ियाँ अड़स जाएगी, घसीट के ले जाएगा, घर तक मर जाओगे, पैसा नहीं रहेगा तो मर जाओ। यहाँ है कि कोई तरीका नहीं, सबसे बढ़िया लैट्रिन बेस्ट प्लेस है बिना टिकट दिल्ली जाने के लिए। लैट्रिन जाओगे कम से कम 3-4 लोग सीट पे बैठे मिलेंगे, 2 ठो बेसिन पे बैठे रहेंगे, 1 ठो पाइप पे बैठा रहेगा, 2 ठो उल्टा उसमें दरवाजा पे लटके रहेंगे, कहेंगे चल हम भी पहुंच जाएंगे। आधा लोग तो उसमें सिमट गए, तो टीटी घुसेगा कैसे। एक बोगी की कैपेसिटी है 60 लोग बैठाने की, उसमें कम से कम 1000 लोग बैठेंगे। आदमी के आदमी ऊपर बैठता है, जैसे बचपन में लोग वो पत्थर सजा करके बॉल से मारते थे, वैसे आदमी के ऊपर आदमी रहता है, जैसे लगता है कि गोविंदा का मटकी फोड़ना है होली वाला, ठीक। तो हमारा देश नुकसान में जा रहा है। अब जिस इंडस्ट्री ने वो ट्रेन बना करके दी 100 करोड़ में, सुनिए 100 करोड़ में दी, सरकार ने खरीदा, सरकार ने टारगेट किया इस साल इतने लोग यहाँ से दिल्ली जाएंगे, इतना टिकट मिलेगा, इस टिकट से इतना आएगा तो हम और अगले ट्रेन में लगाएंगे। उनको क्या मालूम है कि 8 डिब्बा में तो वैसे ही 1000 लोग भरे हुए हैं,
जिसे टीटी अगर टिकट लेने जाएगा तो उसको ऐसे कहेंगे आवा टिकट देखना, ये गेट के पास ले जाकर फेंक देंगे टीटी को। फिर उसके माँ बाप खुद, उसके बाल बच्चा खुद टिकट ले खोजेंगे कि हमारा बाप कहाँ गया। कल तक तो इसी ट्रेन में ड्यूटी करता था। बड़ी स्थिति खराब है हमारे देश की। तो यहाँ भी टीटीओ सब समझदार है, जब जान जाएंगे कि कोई लंबा चौड़ा तगड़ा आदमी है। क्या मांग रहे थे? कुछ नहीं, बस पूछ रहे थे कि सफर कैसा लग रहा है, अच्छे हैं ना, बाल परिवार, गाँव में सब लोग को लेकर बैठे ना। हाँ हाँ बहुत बड़ी, आधा तो देश को यही सब लूट बैठे। हमारे देश में एक आदमी ने कहा कि हमारी ट्रेन की व्यवस्था बड़ी अच्छी नहीं है, इंडस्ट्रीज बढ़ने चाहिए चैप्टर के हिसाब से। तो वहीं पर एक बुद्धिजीवी बैठे थे, बोले कि लास्ट टाइम ट्रेन से कहाँ कहाँ यात्रा की? बोले 3-4 जगह इंडिया में घूमे। कितना खर्चा था? भाड़ा तो नहीं पता, हम तो वैसे ही गए थे, कौन पूछता है उसमें। 200 लोग थे, उसी में 201वां हम थे, कोई आएगा तब ना पूछेगा। तो बोले जब आप जैसे 201 दलिंदर उसमें बैठे हुए थे तो देश की तरक्की कहाँ से होगी मेरे भाई? हैं, बात समझ रहे हैं ना? ये सिस्टम दिल्ली में जाइए ना, मेट्रो में पैसा नहीं रहेगा तो गेटों में पैसे अटके रह जाओगे, फिर रिश्तेदार आएंगे वहाँ से खींच के ले जाएंगे। दिल्ली में या मुंबई में जहाँ मेट्रो शहर है, वहाँ पे आपके पास कार्ड होता है, वो कार्ड में पैसा टोकन वोकन नहीं रहेगा तो ट्रेन नहीं खुलेगा, गेट नहीं खुलेगा। यहाँ जो ट्रेन में नौकरी करता है उसी के लिए गेट नहीं खुलता है। टीटी खुद गेट के पास आता है, चक्का के नीचे लटक के इसे टार्च दिखाता है, कौन कौन है रे इसमें बैठा, उसको कहीं ढकेल देते हैं सब। जिस देश की इकोनॉमी की अभी कह रहा 12% का ग्रोथ चाहिए अगले 10 सालों में, देखिएगा 2% पे आ जाएगा, 7 है ना 2 पे आ जाएगा। रीजन क्या है? चुनाव का दौर चल रहा है, हर राज्य में लोगों को फ्री में चीज़ें चाहिए, फ्री में नहीं देंगे तो सरकार को गरियाएंगे, और अगर सरकार इसी तरह से फ्री में देती रही तो इसका ग्रोथ कहाँ से होगा? मतलब मोटी मोटा आप समझे मेरी बात को। जो चीज़ हमने हंसा के कॉमेडी में आपको बताने की कोशिश की, उसका मोटिव ये था कि अगले 10 सालों में हमको 12% की ग्रोथ चाहिए। अभी 7 है, देश विदेश में 25 से 35% चल रहा है, वो दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं और हम दिन ब दिन नीचे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब फिर कोई सरकार आएगी, फिर 5 चीज फिर फ्री कर देगी। अब हो सकता है कि आने वाले चुनाव में कुछ लोग कहें कि ट्रेन फ्री रहे। दिल्ली में बस फ्री हो ही गया महिलाओं के लिए, केजरीवाल की बस की यात्रा फ्री, बस उनका मौसा बिजली बिल भरेंगे, उसका जो तेल वोल लगेगा उसमें खर्चा कौन भरेगा? ड्राइवर का तनख्वाह कहाँ से आएगा? जिस देश में जमाखोरी यानी कि स्टॉकिंग, और जिस देश में ब्लैक मार्केटिंग, और जिस देश में लोगों को मुफ्त में खाने का आदत रहेगा, वह देश कभी डेवलप्ड नहीं हो सकता है। जीवन भर उसके नाम के आगे लगा रहेगा डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड। समझ में आया मेरी बात? मोटी मोटा मुद्दा ये। तो हम लोग 17% 12% पर नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार पहुंचने नहीं देगी। थैंक यू गवर्नमेंट। सिंस 2003 की बात है, मैन्युफैक्चरिंग इज वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10% पर एनम। 2003 में 9 से 10% के रेट से बढ़ रहा था। विद एप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशंस बाय द गवर्नमेंट एंड रिन्यूड एफर्ट बाय द इंडस्ट्री टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। उस समय गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही थी, ले भैया पैसा ले बना। क्या है, 1 लाख कुर्सी बनाई थी सर, रॉ मटेरियल कम पड़ गया, पैसे कुछ कम पड़ गए। सोच रहे ये मशीन आए तो जो हमने 1 लाख कुर्सियाँ 1 महीने में बनाई सर, ये मशीन 1 लाख कुर्सी रोज बनाएगा। गवर्नमेंट बोली फटाक से कंपनी का नाम बताओ, अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं, तुरंत मंगाओ, जापान से मंगाओ, दिल्ली से मंगाओ, जहां से मंगाओ। अब आपने क्या किया? प्रोडक्शन बढ़ाया, आप टाइम एफिशिएंट हुए, तो आपका जो समय बचा उसमें आपने क्या किया? दिमाग लगाया इनोवेशन की तरफ। इसमें हम नया क्या कर सकते हैं? पहले टीवी कैसा था? कूलर भर का टीवी आता था पहले। अब टीवी दीवार पे से चिपक गया है पापड़ जैसा, पता नहीं पड़ता टीवी है कि कैलेंडर है। तो ये समय जो उनको मिला तब ना वो सोचे, अगर जीवन भर वही डिब्बा कैबिनेट में टीवी घुस के रहते तो हम लोग आज टीवी के अंदर हम लोग को खुद टीवी हो जाता। लेकिन उन्होंने तकनीक पर सोचा। यहां कहने का मतलब है कि उस समय में इसलिए था कि गवर्नमेंट और कंपनी दोनों आपस में साझेदारी से चीजों को ग्रोथ पे लग करके विचार करती थी। अब देखिए क्या है, विद एप्रोप्रिएट पॉलिसी जो भी थी, renewed effort by the industry to improve economics to predict the manufacturing can achieve a target one next decade. The National Manufacturing Competitiveness Council NMCC has been set up with this objective. 2003 में NMCC का गठन हुआ, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्या है? कॉम्पिटिटिव काउंसिल। अब यहाँ पे क्या था? देश भर की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, एक काउंसिल बनाया गया। आप आओ, वहाँ पे बढ़िया बढ़िया इकोनॉमिस्ट बैठे रहेंगे, बढ़िया बढ़िया जानकार लोग बैठे रहेंगे। आप अपने विचारों को शेयर करो कि हाँ हम कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, क्वालिटी बढ़ाएंगे, मैन पावर बढ़ाएंगे, इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। समझ रहे हैं बात? वो एक गठन किया गया
वो गठन का ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्य हासिल करें, जो हमारी टारगेट है उस पर हम जल्दी पहुंचे। आज की क्या स्थिति हो गई, अब क्या हुआ, इसको बिना पढ़े आगे किसी ने हम बताते रहे, ये बन गया। जैसे हमेशा की तरह हमारे भारत देश में कोई ना कोई कमेटी गठित हो जाती है, सिर्फ गठित होती है, उसके बाद गांठ बांध के उसको कहीं फेंक देते हैं सर, हैं भुला गए सर। अरे फॉरेस्ट एक्ट भी तो बना था कि जंगल को ना काटो, जंगल को जाने कौन काट रहा है, जो जंगल में नौकरी कर रहे हैं वही काट दे रहे हैं सर। बाहर के चोर की जरूरत नहीं, अंदर हम सब चोर भरेंगे। अभी देखे होगा ना पुष्पा, दिखाया उसमें आदत। अगर अफसर अगर जो गाड़ियां जा रही थी, जो फिल्म में दिखाया गया कि जो गाड़ियां जा रही थी पैसे लेकर के लोग पास करा रहे थे, फिल्म में आपने देखा ना, जब तक अगर प्रशासन और वहां से जुड़े हुए लोग जो उसमें जॉब कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट में जॉब कर रहे हैं, अगर वो लोग ईमानदार हो तो किसी का मजाल है कि वहां से एक लकड़ी का तिनका भी चुराएं? नहीं ना। तो हमारे देश का ग्रोथ होगा कैसे? आपको कहा गया कि आप एक काम करो, ये 1 ग्राम ये चीज पकड़ो, इससे 1 ग्राम का ये चीज बना दो, लेकिन आप क्या करोगे, आप इंडियन हो, तकनीक का जुगाड़ आप अपना लगाओगे। अच्छा 1 ग्राम मांगा, इसमें 99% कुछ मिक्स कर देते हैं, उसको 1 ग्राम में चाहिए, उसको दे दिए, बाहर से पालिश उलिश मार के दे दिए, काम खत्म। ये चोरी की आदत, ये बेईमानी की आदत, ये टाइम बचाने के चक्कर में शॉर्टकट लेने की आदत हमारे देश की इकोनॉमी को गड़बड़ा रहा है। उसमें भी एनएमसीसी ने अपना एक आंकड़ा जारी किया, जिसके जरिए उन्होंने बताया कि पिछले 2012 के बाद से लेकर के ये 22 जो लगभग 10 साल है, ये डिकेड हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बूस्टफुल भी रहा है और बहुत गिराने वाला भी रहा है। गिराने का कारण पेंडेमिक था और बूस्टफुल इसलिए रहा कि अब धीरे धीरे लोग टेक्नोलॉजी को लेकर के अवेयर हो रहे हैं। आज आप जिन चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं वो चीज़ें विदेशों में मिलती हैं। आज आपको मैकबुक चाहिए, आज आपको एप्पल का आईफोन चाहिए, आज आपकी सोच बढ़ गई है। पहले लोग नोकिया का बटन का फ़ोन लेकर के छत से कूद जाते थे, नया मोबाइल आया, कूद जाते थे छत पर। तरक्की कर रहे हैं तो लोग। अब सवाल क्या है कि जो वो विदेश से वो कंपनी वो बना करके हमारे पास भेज रही है, उसके पास 2 चीज़ें, उसके पास मैन पावर भी है और मनी का पावर भी है, ठीक है, और उसकी कंट्री सपोर्टिव भी है। वहाँ की कंट्री में अगर इंडस्ट्री डूब रही होगी तो गवर्नमेंट यूं ऐसे हाथ दे करके बोलेगी आओ बेटा पैसे फिर देना, फिर लोगो फिर बनाओ। रेयर होता है कि विदेशों में कोई इंडस्ट्रीज बनती है और बैठ जाती है, डूब जाती है, क्योंकि वहाँ पे उनको सपोर्ट मिलता है। हमारे यहाँ क्या है कि अगर एक बार आप कर्जे में गए तो बैंक वसूली के लिए आएगा, आप आत्महत्या करके मर जाएंगे। सही है, ये आंकड़े के हिसाब से। इसीलिए हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टर्स की बहुत कमी देखी जाती है। जानते हैं एक बार फॉरेन समिट हो रहा था, वहाँ पे बोला गया कि भाई भारत तो इतना बड़ा है, इतनी बड़ी एरिया है उसका, इतने सारे राज्य हैं, आप हर जगह आप लोग अच्छे अच्छे क्यों अपने प्लांट नहीं डालते हैं? जैसे कि उसमें ऑडी से पूछा गया, मर्सिडीज से पूछा गया कि भाई आपका कुछ ही इंडिया के कुछ स्टेट्स में ही आपका प्लांट है, आप हर जगह अपने प्लांट क्यों नहीं देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलती। तो उसने जवाब में क्या कहा कि हम सिर्फ वहाँ उस जगह पर जाना पसंद करते हैं जहाँ के लोगों को ये चीज़ की चॉइस हो, जहाँ के लोगों के साथ हमारी डिमांड जुड़ी हो। यहाँ पर तो लोगों की डिमांड ही नहीं है, क्योंकि डिमांड कैसे होगी भाई, डिमांड होगी कैसे? हमें बैलगाड़ी से ऊपर उठने दिया जाएगा तब ना मोदी का सपना देखेंगे। और जो संसाधन हमारे देश को मुहैया कराया गया, जो इंडस्ट्रीज हमारे देश के पास है, वो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से दिन ब दिन बंद हो रही है। सही है, ये आंकड़े हैं, ये वही आंकड़े हैं जो ये हमारे पास ये कमीशंस देती हैं। ये बताती है कि हमारे देश में धीरे धीरे इंडस्ट्रीज क्यों अपना पैकअप कर रहे हैं। पैकअप करने के पीछे का एक सपोर्ट है जो पहले हुआ करता था गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के बीच में। गवर्नमेंट इंडस्ट्री से पूछती थी कि क्या कमी है, क्या दिक्कत है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो लोग प्रोडक्शन बढ़ाते थे। पहले कभी हम लोग को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? भाई थे हम लोग उस समय में सोने की चिड़िया। अब हम लोग खाली चिड़िया रह गए, सोना तो कोई और ले गया है, कौन आकर के मार के खा जाएगा हमें। अब देखिए, अब बच्चों इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आता है, इंडस्ट्रियल लोकेशन। Industrial locations are complex in nature. They are influenced by ability of raw material, labor, capital, power and market. अभी मैं यहाँ खड़ा होकर के बोलूँ कि अभी इसी वक्त मैं यहाँ पर कोयला की इंडस्ट्री डालूंगा, ठीक, मालूम पड़ा कि यहाँ से 200 किलोमीटर तक कोयला का कोई लोकेशन है नहीं। चलो मान लो लोकेशन है भी, तो जो उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए जितनी बिजली चाहिए वो नहीं है। चलो बिजली मिल भी गई तो उतना पानी नहीं है। चलो ये सब कुछ मिल गया तो आदमी ही नहीं है, तो फिर क्या बैठ करके खुद हर मशीन पे बैठ करके कोयला निकालेंगे मुंह से? नहीं ना, उसके लिए तो काम करना पड़ेगा ना। तो लोगों एक इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे, आपने कभी भी देखा होगा कि कोई भी इंडस्ट्री हमेशा साइड एरिया में देखते हैं, मेन मार्केट के बीच में आप इंडस्ट्री नहीं देखते। रीजन क्या है कि इंडस्ट्रीज जहां पर होती है उनको स्पेस चाहिए, उतने सारे लोग होते हैं, उनको आसपास में उनको रहने उठने का व्यवस्था देना, फिर उससे जो पोल्यूशन निकलती है
वो मेन शहर के बीच में रहेगी तो भी नुकसानदायक हो सकता है। आप समझ रहे हैं, कुछ सिटीज़ और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो इंडस्ट्रीज़ को बैन सिर्फ इसलिए कर देते हैं कि उनकी वजह से वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब हो जाता है, जिनमें सबसे सर्वप्रथम नाम आगरा का है। इंडिया में आप आगरा को जानते हैं, ताजमहल की क्वालिटी ख़राब होने की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा में बड़ी इंडस्ट्रीज़ को डालने से मना कर दिया, जहाँ से धुएँ निकलती हैं, जिससे कि वहाँ का मार्बल, मतलब हमारे देश की धरोहर है, उसको बचाने के लिए जो ये पीढ़ी है वो केवल ताजमहल का आगे सेल्फी खींच के मरने के लिए उसको छोड़ दिया कि सेल्फी लो, यमुना जी पीछे या कुछ। इंडस्ट्री तो देंगे नहीं, रोजगार देंगे नहीं। चलिए, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इट इज़ रियली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दिस फैक्टर्स अवेलेबल एट ए, जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें एक जगह मिल जाए तो पॉसिबल नहीं है। Consequently, manufacturing activity tends to locate at the most appropriate place where all the factors of industrial location either available or can be arranged at lower cost. इसीलिए इंडस्ट्री को उस जगह पे लाया जाता है या तो ये सारी चीज़ें वहाँ मुहैया कराई जा सके, और अगर कुछ कम हो तो उसको बहुत कम खर्चे में प्राप्त किया जा सके। किसी ने आपसे पूछा कि यहाँ पे पावर प्रोडक्शन के लिए ऑफिस क्यों, हाउस क्यों नहीं है यहाँ हमारे शहर में, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब वही होगा जो बता रहे हैं कि इतना सारी चीज़ लाएंगे कहाँ से, और इतनी सारी चीज़ें लाएंगे भी तो इनके पीछे का हमारा कॉस्ट ज़्यादा गिरेगा। तो मालूम पड़ा कि 5 रुपया की यूनिट में हम लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जब 8 रुपया हो जाएगा तो फिर बिजली खा करके मर जाएंगे आदमी। आप समझिए इस चीज़ को। इसलिए इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट कुछ स्टेट्स में सिर्फ इसलिए नहीं हो पाता है कि वहाँ की सड़कें, वहाँ का साधन, वहाँ का संसाधन, वहाँ के लोग, वहाँ के बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स होती हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। अब देखिए, टाइम पे बहुत नज़र है, इस बीमारी के बाद भी इस एनर्जी में पड़ा रहा, लग रहा है कि एकदम इलेक्ट्रिसिटी खा लिए हैं। खुद मेरे अंदर ऐसी चीज़ हट देखो। कंसिक्वेंटली अब यहाँ पर ये सारी चीज, आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स अर्बनाइजेशन फॉलोज। जैसे ही यहाँ कोई इंडस्ट्री सेटअप हो जाएगी बच्चों, इमीडिएटली शहरीकरण शुरू हो जाएगा। अर्बनाइजेशन का मतलब शहरीकरण। गांव है, अब सोचो अपने इस शहर में एक गांव में जाकर के एक मोबाइल की फैक्ट्री स्टेब्लिश हो जाती है। मोबाइल की फैक्ट्री, माइंड में लोगों क्या है, अरे यार मोबाइल की फैक्ट्री, फलना कंपनी आ गई है यार, जो उतनी बड़ी कंपनी आई है उस एरिया में जरूर कुछ होगा। तो जो यहाँ के पैसे वाले दुकानदार हैं जो कर्जा में डूबे हुए हैं, वो दुकान को धीरे से बंद करके वहाँ चले जाएंगे। धीरे धीरे वहाँ बड़ी दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स खुलने लगेंगे और उस एरिया का विकास होगा। यानी कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड्स टू अर्बनाइजेशन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये सिर्फ इंडिया के लिए कहना उचित नहीं होगा। हालांकि हमारे देश में पिछड़े हुए इलाके ज़्यादा हैं, तो ऐसे में इंडस्ट्रियल डिमांड भी ज़्यादा है। आप सोचो ना, अभी तो हमने कॉमेडी में कह दिया कि एक ट्रेन में 200 लोग बैठ जा रहे हैं, टीटी को फेंक के मार रहे हैं टिकट। यहाँ पे आप लोगों ने हंसा, लेकिन कभी आपने सोचा कि क्या ज़रूरत थी यहाँ से दिल्ली की ट्रेन में उतने लोगों को जाने के लिए? जवाब सिर्फ एक था, वहाँ पर रोजगार है, हमारे यहाँ रोजगार नहीं है। जिस चीज़ को हमने हंस करके बताया उसका इमोशनल पहलू ये है कि अगर वो सारी चीज़ें, अगर उन्हें भी पता हो कि दिल्ली की तरह यहाँ ओवर टाइम करने पे पैसा मिलेगा, यहाँ भी इंडस्ट्री है, तो वो बेचारे क्यों ट्रेन में धक्का खा के जाते, क्यों उस वॉशरूम में बैठ करके वो 24 घंटे का सफ़र करते? इसका भी तो इमोशनल पहलू सोचना चाहिए ना। एक तरफ हमारा देश में लोगों को चोरी की आदत पड़ गई, लेकिन ये चोरी की आदत डलवाई किसने? इसी देश के इसी सरकारों ने। इतिहास उठा करके देखिए, अगर कोई देश विदेश में अगर कोई चीज़ चलती है तो वहाँ पे तरक्की इसलिए होता है कि वहाँ से शुरू से पहली चीज़ है कि वहाँ पे फ्री में कोई चीज़ नहीं है। नथिंग इज़ फ्री का टैगलाइन लगा होता है। हमारे यहाँ लोगों में क्रेज है, दिन में डकैती करो और शाम में चल जाओ कोनो मंदिर के आगे में लंगर लगा दो। दिन का डाकू मतलब रॉबिन हुड, रात में एकदम जय श्री राम कर खड़ा हो जाओ रोड पे। ज़रूरी है हमारे देश के लोगों के, आप युवा पीढ़ी, 2 साल के आप लोग वोटर हैं, 2 साल में आप लोग आने वाले वोटर्स हैं, किन फैक्टर्स पे आपको ध्यान देना चाहिए? इन फैक्टर्स पे कि हमारे देश में सर्वांगीण विकास हो रहा है कि नहीं, सारी इंडस्ट्रीज चल रही है कि नहीं, क्या रॉ मटेरियल्स के लिए हम लोग देश विदेश में। अच्छा, किसी को भी पता है क्या कि यहाँ पे इस लास्ट के 10 सालों में हमने कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया हमारे रुपये? किसी कुछ पता है? पता क्या है? पता है कल चुनाव है, 1 पेटी शराब मिलने वाला है, मेहरारू के लिए लोगा मिलेगा, हैं, टीवी मिलेगा, हैं, साइकिल पे बैठ के जाएंगे तो कमल का फूल खिल जाएगा। ये सब चक्कर। चोर देश नहीं चोर, देश के नेता चोर हैं। यहाँ आपको लक्ष्य दिया गया कि आप 14% का ग्रोथ लें तब आपका जीडीपी बढ़िया होगा। 14% का ग्रोथ -14% हो जाएगा।
और ट्रेन में जिस डिब्बे में लोग वॉशरूम में बैठ करके दिल्ली तक चल जाते थे, अब ट्रेन के नीचे भी लोग, कुछ लोग लेट के जाएंगे पटरियों पर। आप समझ रहे हैं समस्या? समस्या क्या है? बेरोजगारी है। कि दिल्ली ट्रेन में भीड़ बहुत है, बहुत परेशान है लोग, दिल्ली कस कस के जा रहे हैं, टीटी को उठा के फेंक देते हैं कॉलेज स्टेशन पे, वो डर के मारे घुसेगा नहीं ट्रेन में, कहेगा वो ट्रेन में घुस जाएंगे तो मार के मुआ देंगे सब। 10-20 तो स्टूडेंट जहाँ खड़े हो जाएंगे, समझेंगे कि राजधानी एक्सप्रेस हमारी है। 20 तो स्टूडेंट कहीं अगर दिख जाएंगे इकट्ठा, कहेंगे हमको टिकट क्या जरूरत है, क्या है, हम स्टूडेंट हैं, हमारे बाप की ट्रेन है। मतलब वही 20 लोग अगर 10-10 रुपया देते तो 200 मिलता है ना उसको, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे। फिर वही बाद में बनेंगे नेता, फिर वही चीज़ अपनी अगली पीढ़ी को सिखाएंगे। इस तरह से हमारा भारतीय रेल में जो आप लोग बुलेट ट्रेन का सपना देख रहे हैं, वो आपके पोता पोती तक भी पूरा नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में, इसके नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू, और बने रहिएगा चैनल के साथ नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू।